वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। आप लोगों का मैं स्वागत करता हूं और स्वागत करते हुए आगे बढ़ेंगे। हम लोग जो चैप्टर कर रहे हैं, टॉपिक कर रहे हैं, वो ग्रेविटेशन है। क्या है? हाँ, न्यूटन ने जो दिया था उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, यहां पर हम एक बात आपको बता दें, जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है ना, स्मॉल जी, वो वेरिएबल होती है, हमेशा कांस्टेंट नहीं रहेगी। स्मॉल जी की जो स्टैंडर्ड वैल्यू हम लोग आमतौर पे लेते हैं वो 9.8 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं? इसको स्टैंडर्ड वैल्यू कहते हैं। लेकिन प्लेस टू प्लेस, सिटी टू सिटी इसकी वैल्यू वेरी करती है। इक्वेटर पे सबसे कम होती है और पोल की तरफ जाते जाओगे तो इसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। ध्यान रखिएगा, पोल पे मैक्सिमम हो जाती है। ऐसे ही स्मॉल जी, अगर आप अर्थ के सरफेस से अपवर्ड जाएं, जैसे माउंटेन के ऊपर चढ़े, माउंट एवरेस्ट पे चले जाएं, तो जी की वैल्यू डिक्रीज होगी। या आप गड्ढा खोद के जमीन के अंदर घुस जाओ तो भी स्मॉल जी की वैल्यू कम होती जाती है। ध्यान रखिएगा, स्मॉल जी की वैल्यू अपवर्ड जाने में अर्थ सरफेस से या इनवर्ड या डाउनवर्ड जाने में, दोनों केस में डिक्रीज होती है। बट हमने कह दिया डिक्रीज होती, तुम क्या मान लोगे? साइंस है भाई, और साइंस का बच्चा तो प्रूफ मांगता है ना, एविडेंस। एविडेंस चाहिए उसको। क्या चाहिए? एविडेंस। आइए हम लोग यही बात प्रूव करने वाले हैं कि अपवर्ड जाएं तो स्मॉल जी कैसे चेंज होगा, क्या वेरी करेगा। ऐसा तो नहीं कि इंक्रीज हो रहा हो। कोई बच्चा कोई तो सर ऊपर जाएंगे तो इंक्रीज होगा, तो नीचे जाएंगे तो डिक्रीज होगा, या ऊपर डिक्रीज होगा तो फिर गड्ढे में जाए तो इंक्रीज होना चाहिए। मतलब अलग अलग लॉजिक हो सकते हैं, बट हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो टॉपिक का नाम डाल लीजिए, अगर हेडिंग आप डालना चाहते हैं, नोट्स बनाना है, वेरिएशन इन स्मॉल जी। स्मॉल जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन गोइंग अप फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ये तो टॉपिक का नाम है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं इसका पूरा आपको डिराइव करके सिखाना चाहता हूं। देखिए, हमने क्या कर दिया, ऐसे एक अर्थ ले लिया। ये अर्थ है हमारे, क्या ले लिया हमने? अर्थ। बहुत आराम से समझना, ये अर्थ का सेंटर है। सेंटर को आप जो मनाए वो नाम दे दो। अर्थ की सरफेस पर कोई ऑब्जेक्ट हमने लेट किया है। ये कोई बड़ा सा पत्थर वगैरह रखा है जिसका अपना मास m है। अर्थ की रेडियस के लिए हम लोग जो यूज करेंगे सिंबल, वो क्या यूज करेंगे? r सफिक्स में e, रेडियस ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ के लिए भी सिंबल यूज कर लो आप, कैपिटल M सफिक्स में e, me। और जो ये ऑब्जेक्ट रखा है इसको स्मॉल m लेट कर लिया। ये कोई बड़ा पत्थर भी हो सकता है, कुछ भी बड़ी चीज हो सकती है थोड़ी सी, बट ये ध्यान रखिएगा, अर्थ के साइज के कंपैरिजन में इसका साइज कोई वैल्यूफुल होगा? बताओ भाई। अगर 1-8 किलोमीटर भी अगर रेडियस का कोई पत्थर हो, सपोज करो, तो अर्थ की रेडियस कितनी होती है? अर्थ की रेडियस होती है 6400 किलोमीटर। मोर एक्यूरेट कहें तो 6370 किलोमीटर। एक्चुअल में ये ज्यादा बेटर है आंसर, बट हम लोग बहुत जगह अपने मन से कैलकुलेशन में यूज क्या करते हैं? 6400, राउंड ऑफ हो गई। सोचो, जब 6400 हमने राउंड ऑफ कर लिया, किसको? 6370 को, तो 30 किलोमीटर कम था कि नहीं था? यानी हमने 30 किलोमीटर को वैल्यूफुल नहीं कंसीडर किया। तो 1 किलोमीटर की कोई वैल्यू होगी? बताओ, नहीं होगी। यानी हम इस तरह कह सकते हैं इसका कोई साइज निग्लिजिबल है एक तरह से। तो इसकी यहां से यहां तक के डिस्टेंस को अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कितनी बताओगे? जितना कि रेडियस ऑफ अर्थ है वही तो डिस्टेंस रहेगी। अब सुनिए, ये दो डायग्राम बना दिया, हम आर्टिकल को डिराइव करने जा रहे हैं। बहुत आराम से सुनना। सबसे पहले जब भी आप कोई प्रूविंग किया करिए तो थोड़ा सा लिखना होता है। क्या करना होता है? लिखना। लैंग्वेज कैसे? जैसे लिख देते हैं वैसे हम लिखते नहीं, मेरी आदत नहीं है, बट आप लोग आदत डालो। हम कहेंगे लेट द मास ऑफ अर्थ, ये सब बातें लिखनी चाहिए मुझे। मास ऑफ अर्थ इज me, कॉमा, रेडियस ऑफ अर्थ re, o इज इट्स सेंटर, स्मॉल m मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, placed at surface of earth, placed at the surface of, ये सब ऐसे थोड़ी लैंग्वेज होंगे बढ़ा दी जानबूझकर। अब मैं अपने मेन टॉपिक पे आता हूं।
सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट अर्थ पर होगा तो अर्थ उस पर एक फोर्स लगाती कि नहीं लगाती, बताओ। हमेशा कोई भी ऑब्जेक्ट, हम लोग हैं खुद, तो हम लोग को अर्थ अपने साथ बाउंड किए कि नहीं किए? किस फोर्स से बाउंड करती है? बोलो, ग्रेविटेशनल पुल कहते हैं उसको, क्या बोलते हैं? वो वेट होता है mg, नहीं होता, बताओ। तो हम कह सकते हैं जो ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा, देखो ऑब्जेक्ट पर, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट, सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ की सरफेस पे पहले हम बात करते हैं, उसको मैंने F बोल दिया। अभी आपने पीछे आर्टिकल पढ़ा है पिछले लेक्चर में कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू, याद हो गया होगा, कैपिटल G m1 m2 होता था। तो यहां पर हमने मास m1 किसका ले लिया, अर्थ का, m ही हो गया हमारा मास ऑफ अर्थ, देखिए, और स्मॉल m हम कह देंगे जो ऑब्जेक्ट हमारा रखा है, और ऑब्जेक्ट से सेंटर ऑफ अर्थ की जो डिस्टेंस है वो क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, r स्क्वायर। तो ये हमारा न्यूटन का फॉर्मूला बन गया उस ऑब्जेक्ट पर लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए। क्या बन गया, F इज इक्वल टू जी एम ई एम बाई आर स्क्वायर। एग्री है इस बात से? ये जो फोर्स है ना वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, और ग्रेविटेशनल फोर्स ऑब्जेक्ट के लिए वेट ही बन जाता है। तो इस F को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जरा ध्यान देना प्लीज, mg। क्या लिख सकते हो, ये जो फोर्स लग रहा है वो उस ऑब्जेक्ट पे mg है। जैसे देखो डायग्राम वाइज देख लो, इसका वेट कहां काम करता है, हमेशा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ अर्थ, ये mg डाउनवर्ड काम करेगा। इसी की वजह से, ये mg की वजह से चीज बाउंड है। अगर लाइटर चीज हो जाए तो अपने आप उड़ने लगती कि नहीं, बताओ। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं F इज इक्वल टू जी एम ई एम बाई आर स्क्वायर, और F को mg रख दिया। ध्यान से सुनना बहुत आराम से, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख दो इसके ऊपर। अगर ये आपके यहाँ वो आ रहा है सिलेबस में इस टर्म में, तो ये इंपॉर्टेंट है। और ये दो आर्टिकल हैं, अपवर्ड और डाउनवर्ड वाला, श्योर एक आता है उनमें से, इसको इंपॉर्टेंट डाल देंगे। अब सुनिए, F को हमने mg रख दिया, आप बताओ m से m कैंसिल नहीं हो जाएगा? तो हमारे एक रिलेशन आ गया, G इज इक्वल टू जी एम ई बाई आर स्क्वायर। इक्वेशन 1 डाल दो। आपको याद होगा पिछले आर्टिकल में भी हमने स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन कराया था, उसमें यहां तक तो किया ही था। चाहो तो आप पीछे बैक होके देख सकते हो, जहां हेडिंग पड़ी है रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, वहां बिल्कुल एज इट इज यहां तक गए थे हम लोग, G इज इक्वल टू जी एम ई बाई आर स्क्वायर तक। ये वही दोबारा रिपीट हो गया है, इसके आगे नया फ्रेश स्टार्ट हो रहा, फिर आगे का देखो। अब सुनिए, ये बात हो गई कहां पर, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां रखा, अभी एट द सरफेस ऑफ अर्थ। लेकिन अब इसी को हम ले जा रहे हैं कहीं माउंटेन वगैरह पे, ऊपर हाइट पे। इसको सपोज करो इस हाइट पे ले गए आप, यानी अर्थ की सरफेस से कुछ हाइट ऊपर ले गए, देखो h हाइट अबव फ्रॉम दी सरफेस ऑफ अर्थ। फिर हम देखते हैं, देखो ध्यान देना, मैं चेक क्या करने चला हूं, टॉपिक का नाम क्या है, वेरिएशन इन स्मॉल g। तो हम देखना चाहते हैं कि सरफेस से अगर ऊपर जा रहे हैं तो स्मॉल g चेंज हुई तो कितनी चेंज हुई, चेंज तो हो रही है, तभी तो ये आर्टिकल बना है। तो अगर सरफेस पे हमने g लिया, इसका सिंबल स्मॉल g, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, तो हाइट h पे जाके सिंबल बदल देते हैं, उसको हम ले लेते हैं g डैश। क्या ले लेते हैं? तो हम यही कॉन्सेप्ट दोबारा से स्टार्ट करते हैं, हम कहेंगे एट h हाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। जब हम h हाइट पे चले गए तो हमारा जो ग्रेविटेशनल पुल बना उसको F ना कह के मैंने नाम दे दिया F डैश। ध्यान से सुनते जाना, लगाएंगे न्यूटन का फॉर्मूला ही, F इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। लेकिन F की जगह हमने नाम क्या लिख दिया, F डैश। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो चेंज नहीं होता, वो तो हमेशा कैपिटल जी रहेगा। मास ऑफ अर्थ भी नहीं चेंज होगा, ऑब्जेक्ट का मास भी नहीं चेंज होगा, लेकिन चेंज क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन देम। इस समय डिस्टेंस बिटवीन देम कितनी है, देखो जरा, आर तो यहां तक थी, h और हो गई, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गई, आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर बनेगा नीचे डिवाइड में कि नहीं, बताओ, आर ई प्लस एच होल स्क्वायर। अब सुनो, वेट जो काम करेगा h हाइट पे उसे mg नहीं कहेंगे बल्कि mg डैश कहेंगे। हाइट बदलने की वजह से हमने g का सिंबल बदल दिया और क्या लिख दिया, mg डैश।
स्टाइल पिछले वाली इक्वेशन जैसी चल रही है, बहुत आराम से देखते जाइएगा। किसी जगह अगर आपको डाउट लग रहा हो तो आप तुरंत कमेंट डालिए, मैं उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। यहां से भी स्मॉल एम कैंसिल हो गया देखो, तो यहां से रिलेशन आ गया जी डैश इज इक्वल टू जी एम ई बाई आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। क्या आप इन दोनों इक्वेशन से एग्री कर रहे हैं? स्मॉल जी का एक फॉर्मूला बनाया, एक जी डैश का बनाया, हम इन्हीं को तो कंपेयर करना चाहते हैं कि जो जी डैश है वो स्मॉल जी यानी अर्थ के सरफेस वाली जी से ज्यादा है या कम है या इक्वल है, कंपेयर करना है मुझे। तो देखो इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे, तो इसके लिए हम इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1 कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इक्वेशन 2 यानी ये बाद वाला पहले ऊपर लिख दे रहे हैं, डिवाइड कर दे दोनों को। यहां पर जी डैश हो जाएगा, यहां पर जी हो जाएगा। इसमें रिजल्ट आया हमारा कितना? जी एम ई बाई आर ई प्लस एच होल स्क्वायर। और फर्स्ट इक्वेशन में क्या आया था आप देख सकते हो, जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर। बताओ ये याद आया तुम लोग को इतना सब? यही तो फर्स्ट इक्वेशन था हमारा। यहां से देखो जी एम ई से जी एम ई कैंसिल हो जाएगा, आर ई सबसे नीचे स्क्वायर है तो सबसे ऊपर चला जाएगा, तो इक्वेशन बनेगा जी डैश बाई जी आर ई स्क्वायर बाई आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। अब एक और काम करो, वैसे ठीक है काफी हद तक हो गया है, हम इसमें से काम कर रहे हैं, ब्रैकेट अंदर जो है ना इससे आर ही बाहर निकाल दे रहे हैं। यहां है नहीं तो डिवाइड मल्टीप्लाई कर लो अपनी तरफ से। देखो मेरी बात को सुनना, थोड़ा इस जगह पे हम करेंगे शॉर्ट में, लेकिन आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। देखो आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर लिखा है ना, मैं कह रहा हूं इसमें से आर ई कॉमन निकालो तो स्क्वायर भी तो निकलेगा, लेकिन यहां आर ई है नहीं ना, तो क्या अपने मन से डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो आप? कॉमन चाहिए मुझे जबरदस्ती। तो अब देखो दोनों से ऊपर आर ई निकल के बाहर आएगा, तो अंदर यहाँ 1 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा? एच अपान आर ई। तो वही मैं यहाँ काम करने वाला हूं, जी डैश बाई जी इज इक्वल टू आर ई स्क्वायर बाई, इसमें से आर ई स्क्वायर बाहर निकाला है तो 1 प्लस, तो ये हमारा बन चुका एच बाई, यहां से कॉमन निकाल चुके हैं तो आर ई डिवाइड में बचेगा हमारा केवल होल स्क्वायर। देखिए इस जगह ध्यान देना प्लीज, जैसे मैंने यहां से दोनों से देखो आर ई निकाला बाहर, स्क्वायर ऊपर है तो वो भी तो साथ में जाएगा, तो यहां जब आप निकालोगे कॉमन आर ई स्क्वायर तो यहां पर 1 बचेगा और यहां एच बचेगा और नीचे डिनोमिनेटर में क्या बचेगा? आर ई, ये पूरा बनेगा इस तरह से। तो देखिए यहां पर आर ई स्क्वायर कैंसिल हो गए, तो जी डैश इज इक्वल टू, इस जी को उस तरफ ले गए हम, तो जी बाई क्या बन के बचा हमारे पास? 1 प्लस एच बाई आर ई होल स्क्वायर। ये हमारा एक फॉर्मूला आ गया है। अभी टॉपिक पूरा नहीं है, ध्यान से सुनना, पिक्चर बाकी मेरे दोस्त, बातें ना करो। ये हमारा रिजल्ट अभी एक आ गया है। हम लोग जब न्यूमेरिकल कहीं करेंगे तो हम, अगर हमें एच हाइट पे निकालना होगा चेंज इन वेरिएशन स्मॉल जी, तो जी डैश इक्वल टू जी बाई 1 प्लस एच अपान आर ई का होल स्क्वायर यूज करेंगे फॉर्मूले को। ये ज्यादा स्टैंडर्ड और अच्छा फॉर्मूला है, बट इसमें थोड़े मॉडिफिकेशन भी हम कर रहे हैं। पहली बात, इसी को देख करके आमतौर पे बच्चे पता ही नहीं कर पाते हैं कि स्मॉल जी जो है, ये जो जी डैश है वो पहले वाले जी से ग्रेटर है या लाइटर है, ये पता ही नहीं चलता, लेस है या हाइयर है। ठीक है, उसको हम कंपेयर करेंगे एग्जाम्पल से। कैसे कंपेयर करते हैं? हम एग्जाम्पल से कंपेयर करने जा रहे हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखो एग्जाम्पल करके लेते हैं। इफ हमने लेट कर लिया कि हम इतनी ऊंचाई पे चले गए जितना अर्थ का रेडियस है, हाइट पे जाना ऊपर और रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल चले जाओ, तो एच इज इक्वल टू अगर आर ई हो जाए तो देखें स्मॉल जी में क्या वेरिएशन हुआ, यहां पुट करके देखो। देखो तो जी डैश इज इक्वल टू जी 1 प्लस, ध्यान से सुनना, एच की जगह क्या पुट करना है मुझे? आर ई, क्योंकि मैंने एच को किसके इक्वल ले लिया? आर ई के इक्वल। जितनी अर्थ की रेडियस है उतने ऊपर चले जाइए आप सरफेस से। तो देखिए हमारा जी पे क्या चेंज आया, देखो ये 1 प्लस 1 बना, स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो यानी जो हाइट पे इतने चले गए तो जी हमारी कितने टाइम्स हो गई? देखो जी बाई 4 1/4 हो गई। अगर आप रेडियस ऑफ अर्थ की इक्वल हाइट पे चले जाओगे तो ग्रेविटी कितने टाइम्स हो गई? 1/4। डिक्रीज हुई या इंक्रीज हुई? डिक्रीज। और आप कह सकते हो, देखो और आप कह सकते हो, अगर हम एच को 2 आर ई ले लें, ट्वाइस हाइट पे चले जाओ आप सपोज करो, तब देखें जी डैश क्या आएगा? जी डैश जी अपान 1 प्लस 2 आर ई बाई आर ई करो, फिर इसका स्क्वायर करो, जरा ध्यान देना प्लीज। तो यहां 1 प्लस 2 यानी 3 का स्क्वायर, मतलब कितना हो गया? 1/9, यानी अब और तेजी से डिक्रीज हुआ। देखो ये स्मॉल जी लिखा है मेरा, यहां पर क्या लिखा है? ये स्मॉल जी, ये क्या लिखा मैंने? 9। मैं कुल मिला के कह रहा हूं कि देखो जब
इक्वल हाइट पे गए आर के तो 1/4 हुआ, अब 1/9 हो गया, यानी और ज्यादा डिक्रीज हुआ। यानी ये डिक्रीज का रेट और बढ़ता जा रहा है, जितनी हाइट आपकी बढ़ रही है उससे ज्यादा डिक्रीज हो रहा है उस रेशियो के हिसाब से। इस पे ग्राफ बताएंगे अभी हम, इसी का डिक्रीज का ग्राफ अभी एक्सप्लेन करेंगे। एक बार और करके देखते हैं। अगर एच को आप अभी 2 आर तक गए थे ना, 3 आर कर देते हैं, कितना कर देते हैं, तो देखिए जी हमारा कितना आ जाएगा, जब यहाँ 3 आएगा तो 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, तो ये 1/16 हो जाएगा कि नहीं बताओ जी। इतनी तेजी से डिक्रीज होता चला जा रहा। अगली बार क्या आएगा, जब 9 आया था, देखो सीक्वेंस से अगर हम चेक करना चाहें, 4 आया आर पर, 2 आर पे 9 आया, 3 आर पे 16 आया, तो 4 आर पे 25 टाइम हो जाएगा। देखो अगर हम एच को कितना ले लें, 4 आर के इक्वल ले लें और हाइट पे चले गए तो हमारा जी कितना आ जाएगा 1/25 टाइम्स, मतलब और ज्यादा तेजी से डिक्रीज हो रहा है। तो जैसे जैसे हाइट बढ़ा रहे हैं ना, स्मॉल जी की वैल्यू बहुत तेजी से डाउन हो रही है। एक तो बात ये हो गई, इसको एज ए एग्जांपल बताया मैंने। इसी टॉपिक को और कैसे प्रोसीड कर सकते हैं सुनिए, इसको मॉडिफिकेशन थोड़ा बताते हैं। इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन समझ लो। बहुत जगह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, उसमें इस तरह का फॉर्मूला दिखेगा ही नहीं तुम्हें, तब सोचोगे ये गलत सलत पढ़ा दिया था का। तो इसमें मॉडिफाई एक थोड़ा सा करेंगे, सुनिए। इसी फॉर्मूले को हम कैसे लिख सकते हैं, अब उस पर गौर करिए। पहले बताओ, अगर मैं इस लाइन को ऐसे लिख दूं, पावर में -2 लिख दूं, कोई दिक्कत है किसी को? अपान में स्क्वायर था, ऊपर ले गए तो माइनस हो गया। यहां पर एक कॉन्सेप्ट यूज होता है बाइनोमियल थ्योरम, सुनाया है मैंने मैथमेटिकल टूल्स में, बाइनोमियल थ्योरम। अगर नहीं है तो याद है तो फिलहाल आप चले जाएं, और मैं यहां भी लिख दे रहा हूं 1 + x⁴n, ये फॉर्मूला होता है बाइनोमियल का, याद कर लें। 1 + nx + n-1 by factorial to x² and so on। फिजिक्स में इतना लंबा नहीं सॉल्व करते हैं हम लोग, बाइनोमियल को सिर्फ टू टर्म तक ही यूज करते हैं आमतौर पे, क्योंकि आगे की वैल्यूज बहुत छोटी होती हैं, वो हमारे लिए निग्लेजिबल हो जाती हैं। तो हम यहां पर भी 2 ही टर्म तक यूज करेंगे, 1 + nx तक। बट हमने पूरा सिखा दिया, इसलिए फॉर्मूला दिया कि आपको पता रहे। अब सुनो, इसी को हम ओपन करेंगे तो g' = g1 और n मतलब -2 है, तो मल्टीप्लाई में आ जाए तो कितना हो जाएगा -2h बाई RE। ध्यान रखिएगा, बहुत बार आपको ये फॉर्मूला दिया होगा, लेकिन ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि आगे की चीजें हमने छोड़ दी हैं निग्लेजिबल मान करके, तो थोड़ा सा वैल्यू पे डिफरेंस आ जाता है। तो हम ज्यादातर जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इस फॉर्मूले से कराएंगे आपको। बट कहीं ऑब्जेक्टिव वगैरह में मिल जाए या कोई आपसे ऐसे ही पूछना चाहे तो ये भी स्टाइल है उसको लिखने का। अब हम बात करते हैं ग्राफ की। किसकी बात करते हैं? हम जी वर्सेस एच का ग्राफ बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं? स्मॉल जी और एच में अगर हम ग्राफ ट्रेस करें, बताएं मतलब कैसे डिक्रीज हो रहा है। एक साइड हम लोग ले रहे हैं क्या, जी की वैल्यू, और एक साइड ले रहे हैं हाइट या डिस्टेंस, ऐसे स्मॉल आर बोल दिया हमने। डिस्टेंस को RE + h को क्या बोल दिया, स्मॉल आर। तो आप देखेंगे जैसे यहां तक हम इसको क्लासिफाई करते हैं 2, 4 और 6, 8, तो हम ये पाएंगे कुछ इस तरीके का एक ग्राफ पाएंगे। इसमें कुछ ऐसा ग्राफ होता है। एक्चुअली में 0 इन्फिनाइट पे होगी, जाके कहां होगी, इस जी की वैल्यू कहां है, 0 होती है इन्फिनिटी में। कैसे जाना हमने ये भी समझ लो। यहां देखो जी इन्फिनाइट कब हो सकता है, जी की वैल्यू 0 कब हो सकती है, जब ये रिजल्ट इनफाइनाइट हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए इन्फिनिटी पे जाना होगा। कहां जाना होगा तुम्हें? तो इसलिए ग्राफ कुछ इस तरीके से चलता है, मतलब डिक्रीज होता जाएगा लगातार, ऐसे ऐसे इस